हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है रिसेंटली बीपीएससी का पेपर कंडक्ट हुआ है और इस वीडियो में हम बीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी आंसर की को देखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होगा कि कुछ थीम बेस्ड स्टडी हम करेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चंस का ट्रेंड कैसा रहा, क्या चीज़ों में बदलाव आया है और किस तरीके से आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं आगे के लिए। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। 5G के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि 5G के कारण कौन कौन सी चीज़ें इनेबल हो पाएंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एज कंप्यूटिंग है, नेटवर्क स्लाइसिंग है। अब देखिए काफ़ी सारे जो मुझे यहाँ पे सवाल दिखे वो सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली इंस्पायर्ड थे या बहुत सारे सवाल डायरेक्ट भी पूछे गए थे। जैसे अगर आपको याद होगा तो 3-4 सालों पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिविल सर्विसेज में पूछा गया था। बहुत सारे स्पेसिफिकेशन बताए गए थे और वो किन चीज़ों पे आधारित है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और डेफिनेटली ये चीज़ इनेबल हो पाएगी। और जब भी इस तरीके के साइंस बेस्ड इन्वेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनमें ऑल ऑफ द एबव होता है। यहाँ पे भी ऑल ऑफ द एबव है, एज कंप्यूटिंग भी इनेबल होगा 5G से और नेटवर्क स्लाइसिंग भी होगा, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, कुछ स्पेस मिशंस हैं और एक्सप्लोरेशन आपको मैच करना है यहाँ पे। तो जूनो मिशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और जूनो मिशन के बारे में हम सबको पता है कि ये जुपिटर का मिशन है। इसके बाद कैसिनी ह्यूगिन्स की बात करें तो ये सैटर्न पर है, सैटर्न पर आधारित है। तो अगर हम 2 और 1 को मैच करें तो ये हमें ऑप्शन ए दिख रहा है, बाकी के भी चेक कर लेते हैं। आर्टेमिस जो है ये आधारित है हमारे किस पे, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स का मिशन है ये। और वर्टियास जो है वो वीनस पर आधारित है। तो सही आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोथेज है और ओरिजिन आपको बताना है। ये भी डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे हमें मैच करने के लिए कहा गया है। लिनन की बात करें तो ये फ्लैक्स प्लांट के साथ मैच होगा। कोयर की बात करें तो ये कोकोनट प्लांट है। ये वाला ईजिली है, ये वाला ईजी है रिलेटिवली। तो अगर आप बी को 1 के साथ मैच करें तो हमें 2 ऑप्शन दिखते हैं, तो एलिमिनेशन अच्छा वर्क कर रहा है ऐसे सवालों में। इसके बाद अगर हम आगे मैच करें मोहेर की तो ये अंगोरा गोट होते हैं, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। और डाउन जो है ये होता है हमारा कौन सा, फीदर ऑफ डक एंड गीज। तो सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी, 3 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आपको बताना है और डिजीज के बारे में है। टेनियसिस जो है ये एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो कि टेप वर्म के 3 स्पीसीज के कारण होता है। सोलियम है, सेगिनेटा है और एसियाटिका है। तो दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये है कि जब साइट्स डेवलप कर जाते हैं ब्रेन में तो वो जो कंडीशन है वो न्यूरोसिस्टियोरेसिस कहलाती है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बायोलॉजी का डिजीज बेस्ड ये क्वेश्चन है। कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं इस पर आधारित ये सवाल है, तो सबको पता होता है किनके बारे में, पाइथन और जावा के बारे में। तो अगर हम 2 और 4 देखें तो कहीं पे भी 2 और 4 हमें नहीं देखने को मिल रहा है एक्सेप्ट ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। भले ही आपको कोबरा या इन चीज़ों पर श्योरिटी ना हो स्क्वायरल वगैरह के बारे में, फिर भी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। तो ये फ़ायदा होता है एलिमिनेशन का। 5 का आंसर क्या है, ऑप्शन डी। चैट जीपीटी की बात करें तो जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया। ये देखिए साइंस बेस्ड दे दिया गया, ग्लूटामिक, पायरोविक, ये एसिड्स वगैरह होते हैं, ये काम का नहीं हमारा। पार्टीशन टेबल भी नहीं होता है, पेगबोर्ड टेस्ट भी नहीं होता है, ये होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो जैसा कि हमें पता है चैट जीपीटी का क्या यूज़ है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डाटा फेडअप किया गया और इसके बेस्ड पे हमें आंसर मिलता है। तो ये एक जनरेटेड प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। कौन सा टंग का टेस्ट नहीं होता है हमसे ये पूछा गया, नोट पूछा गया। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे और इसे बहुत ही ध्यान से अगर हम करें तो सही आंसर क्या निकल करके आता है। जैसे पंजेंट वगैरह स्मेल होते हैं राइट, तो ये टेस्ट से संबंधित नहीं, यानी या तो आंसर ए होगा या तो सी। बाकी के चेक कर लेते हैं। तो क्या स्वीट है और बीटर है, तो इन चीज़ों में अगर हम देखें तो डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। और अगर इस तरीके से हम एलिमिनेट करेंगे तो सही आंसर क्या बनेगा, 4 और 7, स्पाइसी और पंजेंट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखिए, करेक्टली मैच आपको बताना है और यहाँ पे अगर हम ध्यान से इसे देखें तो इनसोमेनिया, जैसा कि हमें पता है स्लीपिंग डिसऑर्डर है ना कि ईटिंग डिसऑर्डर। एनोरेक्सिया, ये भी देखिए इन क्वेश्चन में आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत बार जो है वो इंटरचेंज करके पेयरिंग दी जाती है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी ये दोनों तो इंटरचेंज है, बाकी दोनों सही हैं। डिसोमनिया का मतलब होता है ब्रेथ की शॉर्टनेस, डिस्फनिया है। और अगला है एनोस्मिया, एनोस्मिया मतलब स्मेल की जो टोटल लॉस हो जाती है या पार्शियल लॉस। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी। पल्सर्स क्या होते हैं, पल्सर्स एक रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं और ये जब भी वर्ल्ड ज्योग्राफी हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स वगैरह के बारे में तो डेफिनेटली पल्सर्स और अलग अलग जो स्टार्स होते हैं उन चीज़ों के बारे में स्टडी भी करते हैं। LGD के बारे में पूछा जा रहा है कि जो लैब ग्रोन डायमंड है इनमें डायमंड सीड के जैसा किन्हें हम यूज़ करते हैं, तो ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है।
बुलेट प्रूफ जैकेट की बात की जा रही है तो ये इस तरीके का सवाल पहले भी पूछे गए, केवलार होते हैं, और ये जो है ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर एक स्टैंडर्ड बुक्स में देखने को मिलेगा, एनसीईआरटीज में भी ये सवाल कवर्ड है। HMX की क्या फुल फॉर्म है? तो HMX की जो फुल फॉर्म है ये है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, और सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अब ये सवाल थोड़े टफ हैं, बहुत ही ज़्यादा, अगर आपने अच्छे से स्टडी करी है करंट अफेयर वगैरह पे बेस्ड, फिर भी मुश्किल होता है आंसर करना ऐसे क्वेश्चंस को पेपर के टाइम पे। टेस्ला का ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन सा है जो अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया? तो ये जो है वो ऑप्टिमस है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था मूवी के कारण, एक तरीके का रिसर्च और डेवलपमेंट है जिसमें फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन के प्रोडक्शन की बात देखने को मिलती है। अगला देखिए, अगर कॉनकेव मिरर में इमेज जो है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और सेम ही साइज़ की बनती है, देखिए सेम साइज़ की बात की जा रही है, तो ये जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखने को मिलता है। 16 की बात करते हैं तो जैसा कि हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए ही नोबेल प्राइज़ दिया गया था आइंस्टीन को, और ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, और सॉल्यूट की जो अमाउंट है जो पर यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व होती है ये क्या कहलाती है? तो सॉल्यूशन बाय सॉल्वेंट आपको पूछा जा रहा है, यानी ऊपर में जो है वो सॉल्यूशन की मात्रा रखनी है और नीचे में यानी बाय में डिनोमिनेटर में हमें सॉल्वेंट रखना है। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी हमारी कहलाती है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनमें बेस पे ध्यान रखना है कि बेस में क्या है। अगर ये ऐसे पूछते हैं सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन तब क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन इन सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट बाय सॉल्यूशन देते तो फिर हमें कहना पड़ता कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अगला देखिए, कोविड वैक्सीन किस तरीके से स्टिमुलेट करती है, कोई भी रेस्पॉन्स होता है तो उस पर आधारित, और अगर हम इसे देखें तो ये इंट्रोड्यूस करती है एक तरीके से लाइव एटेन्यूएटेड सार्स कोविड वायरस को। ठीक है, ये रियल नहीं होता, ये लाइव एटेन्यूएटेड सही वर्ड रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। बैड कंडक्टर हमसे पूछा जा रहा है, तो जो बैड कंडक्टर है ये कोई भी नहीं है इनमें से, साल्टेड वाटर, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, ये जो तीनों ही ये हमारे गुड कंडक्टर माने जाते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया? ये सबसे आसान सवाल है, वाटसन और क्रिक ने दिया है। दो ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट मासेस के हैं और ये फ्रीली फॉल कर रहे हैं मून के सरफेस में तब क्या होगा? देखिए अर्थ के सरफेस की बात नहीं की जा रही, मून के सरफेस की बात की जा रही है, तो इनमें सेम ही वेलोसिटी देखने को मिलेगी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें पता है सन में मून में जो है वो ग्रेविटी नहीं है। तो कुछ एक हमारे कन्वेंशनल सवाल भी हैं और कुछ सवाल टफ भी हैं, तो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इम्यूनिटी की बात की जा रही है तो वेक्टर वैक्सीन किस तरीके से इम्यूनिटी देते हैं? तो वायरस को जो है मॉडिफाइड वर्जन में रखते हैं डिफरेंट वायरस के, और इस तरीके से हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। न्यू क्रस्ट को ऐड करने की जो प्रोसेस ये क्या कहलाती है? यही कहलाती है हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। वह थ्योरी जो ये कहती है कि जो अर्थ क्रस्ट की पीसेज हैं ये कांस्टेंट में है और स्लो मोशन ड्रिवेन है मेंटल में, तो ये कौन सी थ्योरी है? देखिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है। mRNA का फुल फॉर्म पूछा गया है, मैसेंजर आरएनए होता है, यानी मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसी करंट का प्रोड्यूस किया जाता है, तो एसी करंट किनसे प्रोड्यूस किया जाता है? डायनेमो से। डायनेमो किससे कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। करंट डेंसिटी किस तरह की यूनिट है? तो ये डायरेक्शन पर आधारित होती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस का क्या बेसिस रहता है? तो ये मोलिकुलर टारगेट्स रहता है। अगला देखिए, रिएक्शन के रेट को स्लो कौन करता है? तो रिएक्शन के रेट को स्लो करने का जो काम है ये क्या आता है? कैटालिटिक प्रमोटर के द्वारा। इनपुट और आउटपुट नर्व्स कहाँ पे मिलती हैं? तो ये हमें पता है, नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल है यानी ब्रेन की बात की जा रही है। अब ये करेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सी प्रेक टूरिज्म, सी प्रेक इन इंडियन वाटर हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट सुंची रीफ, अमी सोल्स एंड ग्रैंडे आइलैंड। तो ये लोकेशन है, गोवा के कोस्ट की बात की जा रही है। तो 31 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। G20 मेंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ये हमसे पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए 50% तो नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का कह दिया गया है 50%, तो G20 में इतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखिए, रसियाज के जो वैगनर मर्सिनरी ग्रुप है इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है प्रीगोजिन, येवजेनी प्रीगोजिन। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये किनके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये किया जाता है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। क्वीन एलिजाबेथ II के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। अब ये काफ़ी फैक्चुअल है और थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर डायरेक्ट आपको ईयर्स वगैरह याद नहीं है तो। इसका आंसर वैसे ऑप्शन ए है, यानी 70 साल में रिजाइन किया इन्होंने और 96 में इनकी डेथ होती है। अगला देखिए,
और अगला जो क्वेश्चन है वो डेफ एक्सपो 2022 के बारे में पूछा जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, पाथ टू प्राइड के नाम से है ये। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। थार्डिंग यूथ फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया गया है? तो ये म्यांमार में मनाया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। व्हाइट हाउस के बारे में हमसे पूछा जा रहा है और व्हाइट हाउस पर हमें जो स्टेटमेंट दिए गए वो इस तरह से हैं कि जो व्हाइट हाउस है वो 1800 में पेनिनसुला एवेन्यू में एड्रेस किया गया। ये इसका एड्रेस एक्चुअली बताया जा रहा है। और उसका अगला ये है कि जो ऑफिशियल रेजिडेंस और वर्क प्लेस है ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का है। तीसरा ये कि 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं इस रेजिडेंस में। अगला ये एक अमेरिकन डेमोक्रेसी का सिंबल है। अब इनमें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसे हमें ध्यान से समझना होगा और ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो इनमें जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है कि जो एड्रेस है वो 1800 पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू है। और दूसरा अगर हम देखें ऑफिशियल रेजिडेंस तो ऑब्वियसली व्हाइट हाउस में ही यूएसए के प्रेसिडेंट रहते हैं, दोनों सही है। बट 1 और 2 आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा, तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन बन जाता है। नेट मीटरिंग क्या है? तो ये एक बिलिंग मैकेनिज्म है सोलर एनर्जी के लिए, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं जिन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं सोलर एनर्जी के थ्रू, उनका ये एक बिलिंग मैकेनिज्म है। अगला देखिए, मेजेंटा है, टील है, मेयू है, सियान है। अब ये कलर्स के नाम है, कलर्स को जब कंबाइन करते हैं हम तो एक डिफरेंट कलर की फॉर्मेशन होती है और उस पर आधारित हमें ये मैच करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो 2, 3, 4, 1 है, यानी जो मेजेंटा है वो रेड एंड ब्लू होता है। टील जो है ये ब्लू, ग्रीन और वाइट होता है, यानी ये BGW है। अगला मेयू की बात करें तो जो मेयू है ये मैच होता है ब्लू, रेड और वाइट से, और जो सियान है ये ग्रीन एंड ब्लू की कॉम्बिनेशन है। अगला सवाल देखिए, सबमर्जिबल, डीप सी सबमर्जिबल के बारे में पूछा जा रहा है जो कि इम्प्लोड हो गया था ड्यूरिंग एन अंडर वाटर वॉयज टू द टाइटेनिक रैकेज। तो ये टाइटेनिक, टाइटन नाम सिमिलर थे, याद रखने में आसानी थी। अगला देखिए, अब ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, हमें एक्सेसरी और फुटवेयर के बारे में पूछा जा रहा है। अगर इनमें भी हम एलिमिनेशन देखें तो अच्छे से एलिमिनेशन वर्क कर रहा है। इसमें भी अगर 1 या 2 के बारे में आपको क्लैरिटी है तो आंसर कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर ऑप्शन बी है, यानी जो बी है वो 4 के साथ जाएगा। तो ये एक तरीके का वुमेन फुटवेयर है, स्टिलेटोस। इसके बाद अगर एविएटर्स की बात करें तो ये बहुत ही, अगर हम सी को देखें तो सी जो है वो मैच हो रहा है ग्लास के साथ, तो ये एक तरीके का सन ग्लासेस है एविएटर्स। बेरेट जो है ये एक तरीके का हैट होता है। और ब्रॉक की बात करें तो ये एक मेन का फुटवेयर है। अगला सवाल देखिए, यूएसए किस फॉर्मर प्रेसिडेंट, यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है? ये थोड़ा बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है बिकॉज इसमें क्लैरिटी नहीं है, ना ही बताया गया है प्रेसिडेंट के बारे में। तो इस वजह से ये भी एक बहुत ही वेग सा क्वेश्चन है। स्टिल एथेंस के साथ हम जा सकते हैं क्योंकि एथेंस के साथ जनरली चर्चा देखने को मिली है रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट की। अगला देखिए, स्पोर्ट्स के कंटेक्स्ट में बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, 2 और 4, यानी 1 और 3 जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। अब यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अदरवाइज गलती के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल है जहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट के कारण गलतियाँ हुई हैं। तो ये दोनों यहाँ पे सही है और ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज अगर आप देखें तो यूएस ओपन में भी स्पेसिफिकली मिडोज यानी मैदान वगैरह के बारे में पूछ लिया गया है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कंप्लीट किया मदर टंग सर्वे। तो ये पूछा जा रहा है कितने भाषाओं में? तो 576 भाषाओं में। 45 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए, किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल की कमेटी लॉन्च की वल्चर कंजर्वेशन में? तो ये जो है हमें पता है वल्चर की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, तमिलनाडु के द्वारा ये लॉन्च की गई। अगला देखिए, टॉर्टोइजेस के बारे में पूछा जा रहा है। जो टॉर्टोइज हैं इनमें भी स्पेसिफिकली जो मेनुएरिया एमाइस हैं, यानी जो जायंट टॉर्टोइजेस की कैटेगरी हैं, ये हमें किन नेशनल पार्क में रिसेंटली रिलीज़ हुई? तो ये जो है वो रिलीज़ हुई नटांकी नेशनल पार्क में। आप कमेंट करके बताइए नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में नटांकी नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही पार्ट है। इस तरीके की रिफॉर्मेशन जो है ये यूएसए के द्वारा दी गई रिसेंटली। नेक्स्ट देखिए, इंडिया के जो रुद्रांश बाला साहेब पाटिल हैं ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा फेमस ये हो रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। आईएसएस वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया और काफ़ी इनसे उम्मीदें हैं ओलंपिक्स को भी लेकर के। और ये मेंस के 10 मीटर एयर राइफल में पार्टिसिपेट करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा एम्फेसाइज किया गया वोकेशनल एजुकेशन के इंटीग्रेशन को। और ये ग्रेड 6 के आगे से ही जो वोकेशनल एजुकेशन है उसे मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ जोड़ने का काम किया गया। इंडिया ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन किया है? यूएसए के साथ।
अगला देखिए, जो प्लेन लैंग्वेज एक्ट है ये पास किया गया किस कंट्री के द्वारा रिसेंटली, जिसमें जो ये जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कि वो सिंपल और इजीली अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करें। तो ये जो प्लेन लैंग्वेज एक्ट है ये जो है वो न्यूजीलैंड में देखने को मिला। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, तिलियार देम्बी फॉसिल जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर्स है, ये डिस्कवर किया गया किस देश में रिसेंटली ये देखने को मिला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रसिया, ऑप्शन सी। लिस्बन डिक्लेरेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि लिस्बन डिक्लेरेशन जो है वो किस चीज़ की कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, ओशंस के कंजर्वेशन के साथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में किस जानवर के बारे में लोगों को नहीं पता था। तो देखिए, जो हॉर्स के रिमेन से मिले तो हैं बट इनमें कभी भी क्लैरिटी नहीं देखने को मिली है, राइट। हॉर्स के रिमेन सुरकोटदा में देखने को मिले हैं, सुरकोटदा में, बट ये डोमेस्टिकेट नहीं किए गए थे। जब डोमेस्टिकेट ही नहीं किए गए थे तो ये थोड़े से अननोन टाइप के थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा नहीं है। तो देखिए, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार है, बट इंडिया गेट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट नहीं है। और यूनेस्को के बारे में ध्यान रखिए, अभी रिसेंटली जो है वो किन जगहों को शामिल किया गया ये भी पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी, ये आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा पेपर का, सबको पता ही है, बहुत बार एग्जाम से पूछा भी गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स और यूएसएसआर यानी रसिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं। देखिए, सिक्किम के बारे में पूछा गया कि फुल फ्लेजेड स्टेट कब बना। तो फुल फ्लेजेड स्टेट पूछा जा रहा है। अगर एसोसिएट स्टेट हमसे पूछते तो हम 1974 मार्क करते, बट जब ये फुल फ्लेजेड स्टेट पूछेंगे तो हमें 1975 आंसर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक साल के बाद जो है वो अगला अमेंडमेंट जो था 36 था, उसमें फुल फ्लेजेड स्टेट के बारे में शामिल कर लिया गया सिक्किम को। सबसे महंगी जो है वो कौन सी, क्या यूरो है, क्या पाउंड स्टर्लिंग है, यूएस डॉलर है। तो सबसे जो महंगी है वो पाउंड स्टर्लिंग ही है, यूएस डॉलर से कहीं ज़्यादा है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। बिहार गवर्नमेंट ने स्टेट को पॉल्यूशन फ्री बनाने का लक्ष्य जो है, ताकि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करके, ये किस साल में रखा है इस लक्ष्य को। तो ये जो लक्ष्य है ये रखा गया है 2024 में। स्तूपा, चैत्या, विहारा ये किन से जुड़े हुए हैं। तो हमें पता ही है बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। चैत्या और विहारा के बारे में तो स्पेसिफिकली आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। स्तूपा तो माउंट होता है, और इनमें चैत्या की बात करें अगर हम, तो चैत्या जो है ये ड्वेलिंग प्लेस होता है। माई मिस्टेक, चैत्या जो है ये पूजा घर एसोसिएटेड होता है वर्शिप के साथ, राइट। तो ये वर्शिप हॉल होता है, जबकि जो विहारा है ये होता है ड्वेलिंग प्लेस। सुजिनी के बारे में सबको पता है, काफ़ी फेमस है सुजिनी एम्ब्रॉयडरी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है, देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हैं, और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो बोल्ड लेटर्स में इनकरेक्ट देखने को मिल रहा है, तो हमें इनकरेक्ट वाला मार्क करना है। तो जब भी इनकरेक्ट वाला आएगा तो उसे इन सर्कल कर लें, बिकॉज काफ़ी ध्यान से हमें इसे मार्क करना होता है। क्या ये बांका डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट डे में। दूसरा, ये गोपाला के द्वारा क्या स्टैब्लिश किया गया था, जो कि पाल डायनेस्टी के रूलर थे। तो ये तो गलत है डेफिनेटली। अगर हम सेकेंड को भी गलत हम देखें तो केवल यहाँ पे हमारे पास ए और सी बचता है, बाकी चेक कर लेते हैं। तो वज्रयान सेक्ट के बुद्धिज़्म यहाँ पे फ्लरिश किया था, ये सही है। और बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको इन क्वेश्चन के बारे में क्लैरिटी नहीं है, बट इतना तो पता है ऑब्वियसली कि हाँ बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है, और बहुत सारे सब्जेक्ट की स्टडी होगी ऑब्वियसली। इंडियन यूनिवर्सिटी है, खास करके एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ तो सही होगा। अगर थर्ड और फोर्थ सही होगा तो ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया। अब अगर एक के बारे में भी आपको पता है कि ऑब्वियसली जो इसके फाउंडर हैं ये पायलट डायनेस्टी के तो रूलर नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस में जो है वो एलिमिनेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर के अराइवल से संबंधित पूछा जा रहा है। अब यह सवाल जो है वो आई थिंक सिविल सर्विसेज का डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट। तो गन पाउडर के इंट्रोडक्शन के बारे में ये हमें पता, ये तो होगा नहीं, पहले से ही गन पाउडर यूज़ किया जा रहा था। तो अगर हम यहाँ पे देखें, करेक्ट पूछा गया ना, तो 1 तो आएगा नहीं। 1 को अगर हम एलिमिनेट करें तो 2 ऑप्शन ऐसे ही हट जाते हैं। बाकी के चेक कर लेते हैं। क्या आर्क और डोम जो है वो बाबर के साथ ही आए हैं? बिल्कुल नहीं, तो यह भी गलत है। 64 का अगर हम सेकेंड हटा दें, हालांकि ये ऑप्शंस में है नहीं, बाकी के चेक कर लेते हैं। इसके बाद हाँ, ये बात सही है, तिमूरी डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट बाबर के द्वारा ही देखने को मिलेगी इंडिया में, और कैनन वगैरह हाँ ये इंट्रोड्यूस किए गए थे, सही बात है। ये केबीसी में काफ़ी ह्यूज अमाउंट में पूछा गया था बहुत पहले। जो बाबुल मक्का है, जिसे मक्काई द्वार कहते हैं, गेट ऑफ मक्का,
ये जो है सूरत को कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अष्टप्रधान जो है वो सबको पता है, बहुत ही आसान सवाल है ये। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में जो मिनिस्टर्स की काउंसिल थी वो अष्टप्रधान कहलाती थी। अगला देखिए, बोधिसत्वा पद्मपानी की पेंटिंग के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो जो बोधिसत्वा पद्मपानी की पेंटिंग है ये कहाँ पे लोकेटेड है? अजंता में है। काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट के आधार पर आपको आंसर करना है। फाहियान जो ये चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो इंडिया विजिट करते हैं हर्षा के टाइम पे। नहीं, ये बात तो गलत कह दी ना इन्होंने, ये तो हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन के टाइम पे जो वो ह्वेनसांग आए थे, ह्वेनसांग ना कि फाहियान। तो फर्स्ट जो वो गलत है। ह्वेनसांग जो है एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मोंक थे जो इंडिया विजिट करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। जी नहीं, अभी मैंने बताया हर्षा के टाइम पे विजिट कर। अच्छा, ये इंटरचेंज कर दिया गया। हाँ देखिए, फर्स्ट वाला जो फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे, ह्वेनसांग जो हर्षा के टाइम पे आए थे। तो चूंकि दोनों बातें इंटरचेंज है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चरक के बारे में देखते हैं। चरक हमें पता है मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। चरक संहिता इनकी काफ़ी फेमस जो है वो बुक है। वराहमिहिर एक प्ले राइट है, यानी नाटककार है। नाटक इन्होंने काफ़ी सारे लिखे हैं। विशाखा, अच्छा ये ब्रह्मगुप्त हमें पता है, काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन थे। और जो विशाखा दत्त है ये जुड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो 69 वाला जो है वो किस तरीके से पेयरिंग होगी यहाँ पे हमारी? ए के साथ जाएगी ना, चेक कर लेते हैं। हाँ, चरक मेडिसिन से, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन है, वराहमिहिर जो है वो एस्ट्रोलॉजी के साथ, विशाखा दत्त जो है वो प्ले राइट है। हाँ, माई मिस्टेक यहाँ पे, वराहमिहिर जो है वो एस्ट्रोलॉजिस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और विशाखा दत्त कौन सी बुक लिखी गई है विशाखा दत्त के द्वारा? मुद्रा राक्षस। किसकी स्टोरी है मुद्रा राक्षस में? यह भी पूछी जाती है। तो ये जो है वो किस तरीके से ओवरथ्रो किया गया नंदा डायनेस्टी को, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, इस चीज़ की स्टोरी है। हाँ, इसके अलावा एक और किताब मुझे ध्यान आ रहा है, देवी चंद्रगुप्तम, जो कि विशाखा दत्त के द्वारा ही लिखी गई है। नवरोज जो फेस्टिवल है ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये बलबन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पारसियों का फेस्टिवल था और ये बलबन के द्वारा अडॉप्ट किया गया। अगला देखिए, नाथपंथी। तो नाथपंथी के बारे में से पूछा जा रहा है। नाथपंथी सिद्धाज और योगी जो है ये डिवोशनल रिलीजन को पॉपुलर करते हैं किस पार्ट में? तो ऑब्वियसली ये जो है नॉर्दर्न पार्ट में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। वुड डिस्पैच के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। इंग्लिश को रिकमेंड किया गया इंस्ट्रक्शन के रूप में हायर स्टडीज़ के लिए। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो फीमेल एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, इन पर जोर डाला गया। तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैथिली भाषा के बारे में पूछा जा रहा है। मैथिली भाषा जो है ये किनके राइन में डेवलप होना शुरू हो जाती है? तो ये जो है वो कर्नाट डायनेस्टी थी। नेक्स्ट देखिए, तो एंशियंट किंगडम जो है, जो कि मगध का, अर्ली वैदिक पीरियड में इसकी कैपिटल क्या थी? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। राजगिरी जो है कैपिटल थी। अगेन देखिए, वर्नाकुलर पेस एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो वर्नाकुलर पेस एक्ट है ये लॉर्ड लीटन के टाइम पे आई थी क्या? तो ऑब्वियसली जो है ये लॉर्ड लीटन के टाइम पे आई थी। अगला देखिए, गोजिंग एक्ट के नाम से जानी जाती है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेंसर लगाए जाते थे इंडियन न्यूज़पेपर में। किनके द्वारा? वर्नाकुलर पेस एक्ट के द्वारा। कब? 1878 में। ईयर देखिए आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लॉर्ड रिपन, देखिए रिपन ने काफ़ी अच्छे काम किए थे, इसलिए इन्हें रिपन द गुड भी कहा जाता है। ठीक है, रिपन द गुड। इसमें से एक काम ये था इनके द्वारा कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसे रिपील कर दिया गया था रिपन के द्वारा। हालांकि बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है इनके द्वारा। इनको क्रिटिसाइज किया जाता है ऑब्वियसली ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा। सारी बातें यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड मेयो का जो रेजोल्यूशन था 1870 का, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो एक्ट वगैरह पे स्पेशल फोकस है। पहला स्टेप था जिसने सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंसेस को बाइफरकेट किया। तो जैसा कि हमें पता है, मेयो को फादर ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट योगदान ये भी था कि जो सेंटर और स्टेट के फाइनेंसेस हैं इन्हें अलग करने का काम इनके द्वारा किया गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्पावर किए गए ताकि वो सर्टेन सर्विसेज को एडमिनिस्टर कर सके। ये भी जो बात है वो यहाँ पे 76 के क्वेश्चन में सही है। इम्पेरिटिव वगैरह को रेक्टिफाई करने का ये गलत है। एक्चुअल नीड्स ऑफ प्रोविंसेस को कैटर नहीं किया गया इसमें। ठीक है, और वैसे भी इन जो स्टेटमेंट से इन्हें हम जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो वो यहाँ पे करेक्ट है। नीति सार, देखिए नीति सार जो है कामंदक के द्वारा लिखी गई, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, स्टेट बेस्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। फुतुहाते आलमगिरी,
देखिए ये औरंगजेब के टाइम पीरियड की जो है ये बुक लिखी गई है ईश्वर दास के द्वारा, ईश्वर दास नागर। चाइनीज सोर्स मेघवर्मन के अकॉर्डिंग जो कि श्रीलंका के रूलर थे, इन्होंने एक मिशनरी भेजी थी किस गुप्ता किंग के साथ, ताकि एक बुद्धिस्ट टेम्पल जो है गया में बनाया जा सके। तो इसकी परमिशन लेने के लिए समुद्रगुप्त को परमिशन समुद्रगुप्त से लेने के लिए चाइनीज रूलर के द्वारा मिशनरी भेजी गई। बिहार को पहली बार सेपरेशन कब हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से? तो इसका आंसर क्या होगा? 88 का। ये आसान सवाल है, बहुत बार रिपीट भी किया जाता है, 1912 में। स्टेटमेंट्स हमें दिए गए और आंसर करना है। लेक विक्टोरिया जो है थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड में, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। दूसरा ये कहा जा रहा है कि वन ऑफ द जो ग्रेटेस्ट लेक्स हैं अफ्रीका की ये हैं। तीसरा ये कि जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है, तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया। चौथा ये कि ओनली आउटफ्लो जो है ये लेक का विक्टोरिया का ये नील रिवर है, और ये जो नाइल रिवर है ये एग्जिट करती है कहाँ से, तो जिंजा युगांडा से। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो जब भी इनकरेक्ट पूछा है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी फर्स्ट और थर्ड जो है ये गलत है, बाकी जो है ये सही है। सो इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो हम अलग से कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे मैं आंसर की डिस्कस करनी है तो हम क्विकली आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। वैसे आप हमारे ऐप का लाभ उठा सकते हैं। ऐप में हमने बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली कवर किए हैं, और जो भी जनरल सवाल है वो तो कवर किए ही गए हैं। काफ़ी सारे जो करंट अफेयर के टफ क्वेश्चन हैं वो भी हमारे ऐप में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्ले स्टोर से ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। हीट वेव के बारे में पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये ध्यान दीजिए। हीट वेव को जो है ये मैक्सिमम टेम्परेचर का माना जाता है स्टेशन में, जो कि एटलीस्ट 30 डिग्री या फिर उनसे ज़्यादा जो है प्लेन्स के लिए देखने को मिलता है। अगला ये कहा जा रहा है कि हीट वेव को कंसिडर किया जाता है जब मैक्सिमम टेम्परेचर जो स्टेशन का ये एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। हिली रीजन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट देखिए, हमें एक्सप्लोरर जो है वो दिए गए हैं और हमें मैच करना है उनके बर्थ प्लेस के साथ। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस है उनका जो बॉर्न है ये कहाँ पे हुआ था, इटली में। अगला हम देखें जैकर कार्टियर, तो जो जैक्स कार्टियर हैं ये फ्रांस के थे। फ्रांसिस ड्रेक ये थे यूके के, और जो फर्डिनेंड मैगनल है ये पुर्तगाल के थे। और माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहला जो है समुद्री मार्ग के थ्रू वर्ल्ड का जो चक्कर है ये फर्डिनेंड मैगनल के द्वारा ही लगाया गया था। यूएई के एमिरेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो यूएई के एमिरेट्स कौन कौन से हैं? ये बहुत ही मुश्किल है इस तरीके के सवाल करना। अबू धाबी है, दुबई है, शारजाह अजमान है, अल कुवैन है, फुजेरा है, रस अल खेमा है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बहुत ही डायरेक्टली विलेज का नाम पूछ लिया गया, तो ये नगरी से जो है ये ओरिजिनेट होती हैं, झारखंड में फ्लो करती हैं स्वर्ण रेखा नदी। अगला देखिए, कौन सी जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बिहार में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क हमें पता है ये बिहार में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश में है। इसी तरीके से वाल्मीकि डेफिनेटली बिहार में है। तो अगर हम इनमें शामिल करें 1 को और 2 को हटा दें तो ऐसे ही आंसर निकल जाता है। बस हमें एक और चेक करना है, भीम बांध और गजनेर। तो गजनेर जो है वो भी राजस्थान में है, ठीक है, बिहार में नहीं है। तो जो 86 का आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखिए, डॉल्फिन्स के बारे में पूछा जा रहा है कि जो गैंजेटिक डॉल्फिन्स हैं इनके बारे में कौन से स्टेटमेंट है ये करेक्ट हैं। तो गैंजेटिक डॉल्फिन में ये जो पहला स्टेटमेंट है कि IUCN के रेड लिस्ट में है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में, सही बात है ये। और क्रिस्टलाइन आई लेंस होता है जो कि इफेक्टिवली ब्लाइंड की कैटेगरी में इन्हें रख देता है। नेविगेशन और हंटिंग जो है ये इकोलेशन के कारण होती है। इकोलोकेशन का मतलब है कि जो रेडिएशंस है इको के थ्रू, उनके थ्रू ये अपना हंटिंग करते हैं। इसके बाद देखिए, इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया इंडियाज़ के नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में। बिल्कुल सही बात है ये। इंडिया का जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो कौन सा है? गैंजेटिक डॉल्फिन है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी है। बूढ़ी गंडक अनदर रिवर है, वो गंडक से आप कंफ्यूज ना करें। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी। गोल्ड जो है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट है। त्रिवेणी कैनाल जो है ये किस रिवर में कंस्ट्रक्ट की गई है? तो ये जो है ये कंस्ट्रक्ट की गई है सोन नदी में। नहीं, एक्चुअली ये सोन नहीं है, ये गंडक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। असर्शन और रीज़न के आधार पर आपको आंसर करना है। जो रिच प्लेसर डिपॉजिट हैं गोल्ड के, जो कि घाना के कोस्ट में देखने को मिलते हैं, ये गोल्ड बियरिंग वेन्स के साथ ये भी ब्राज़ील में भी देखने को मिलते हैं। रीज़न ये कहा जा रहा है कि सम पॉइंट ऑफ टाइम में ये जो कॉन्टिनेंट है ये ज्वाइंट थे अटलांटिक कोस्ट के अलोंग में। यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।
नेक्स्ट देखिए, रॉक सिस्टम के बारे में आपको मैच करना है, और ये जब हम मैच करेंगे तो सही आंसर निकल करके आएगा 3412। 3412 का क्या मतलब है? ये 3 है, ये 4, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो जब इसे मैच करें हम तो सबसे पहले हमारा क्या निकल करके आ रहा है? जो धारवाड़ करम की चट्टानें हैं ये ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम है। और विंध्या रॉक सिस्टम की बात करें तो इनमें काफ़ी सारे जो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें क्वार्टरनरी रॉक सिस्टम की, तो ये क्रिएट किए गए हैं रैपिड डिपोजिशन के द्वारा। और जो टर्शियरी वाला है ये हमें वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड का रिचेस्ट रीजन हमसे पूछा जा रहा है मरीन बायोडाइवर्सिटी के प्रोस्पेक्ट में, ये जो है गल्फ ऑफ मन्नार है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या कहा जा रहा है कि जो ग्रीनविच है इनसे 90 डिग्री के ईस्ट लॉन्गिट्यूड में थिम्पू है। और अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, नून के, तो जो 90 डिग्री ईस्ट है उस पर कितना होगा? हमें पता है कि 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है, तो 90 डिग्री पे कितना होगा? 15 6 90 होता है, यानी 6 घंटे। और चूंकि ये ईस्ट में है तो 6 घंटा समय आगे बढ़ जाएगा, इसलिए आंसर जो है 6 PM होगा। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो सबको पता है कोडरमा जो कि झारखंड में है, झारखंड का एक जिला है, उनमें काफ़ी ज़्यादा माइका देखने को मिलता है। माइका को हिंदी में अभरक कहते हैं, तो अभरक राजधानी जो है वो कोडरमा कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, 1 डिग्री इंटरवल में कितने लेटीट्यूड देखने को मिलेंगे? इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। जो एवरेज हाइट है कोसी प्लेन की मीन सी लेवल से कितनी है? तो ये 30 मीटर के आसपास है। अगला देखिए, तो कहा जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन में कौन सी प्लेटू जो है इंटरसेक्ट करेगी? ये बघेलखंड होगा इसका आंसर, बुंदेलखंड नहीं होगा, क्योंकि हमसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST दोनों का इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है। अगला देखिए, तिब्बत बाउंड्री में कौन सी डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है? तो अल्मोड़ा शामिल नहीं है, उत्तरकाशी, चमोली हैं, पिथौरागढ़ भी है इवन। तो 99 का जो वो आंसर सी है। एल नीनो करेंट कहाँ से फ्लो करती है? ये आसान सवाल है, सबको पता है, पैसिफिक ओशन से। नेक्स्ट देखिए, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। पहला ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ये एक 5 मेंबर की बॉडी है जो कि हेड की जाती है इनकम्बेंट चीफ जस्टिस के द्वारा, और इनमें 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस भी शामिल होते हैं। पार्लियामेंट बाय लॉ के द्वारा इवॉल्व किया गया है कॉलेजियम सिस्टम को। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं केवल और केवल कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही अपॉइंट किए जा सकते हैं। चौथा ये कहा जा रहा है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये 1993 में जस्टिस PN भगवती के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। अब देखिए ध्यान से आप समझे तो ये चीज़ें आपस में जो है वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो दोनों तो एक साथ सही होगा नहीं। कहीं अगर 2 4 दिखता है तो उसे हमें एलिमिनेट कर देना है, बट ऐसा ऑप्शन है नहीं। बट फिर भी आपके माइंड में ये आइडिया होना चाहिए, अगर ऐसा ऑप्शन दिखे तो काफ़ी आसानी होगी फिर आंसर मार्क करने में। वैसे इसका आंसर ऑप्शन ए है, यानी जो 4th है ये भी गलत है, 2 भी गलत है इनफैक्ट, क्योंकि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इवॉल्वमेंट के साथ ही ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, इस वजह से 2 और 4 दोनों गलत है। और ये जो है कॉलेजियम सिस्टम, यह भी बात जो है ये कम्प्लीटली सही नहीं है। 42nd अमेंडमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, हाँ बिल्कुल जोड़ा गया है, ये तीनों सही है, हाँ सही है। 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए, नहीं ये बात तो गलत है ना। अगला देखिए, न्यू DPSPs ऐड किए गए, आर्टिकल 39A 43A 40, ये सब बातें गलत हैं। 102 का अगर हम आंसर देखें तो क्या क्या इनकरेक्ट है यहाँ पे 2 और 3 जो वो इनकरेक्ट है, यानी 4 भी सही होगा। और 4 में क्या है, वही ऑब्वियस सी बात है, जो पावर ग्रांट की बात है प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन के साथ, ताकि वो डिस्क्वालीफाई कर सकें स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को। अगला देखिए, कौन सी स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है कम्युनिटी की जिससे उस कम्युनिटी को स्केड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल सके? तो यहाँ पे जो है वो चारों ही बातें सही हैं। पहला तो ये कि लार्ज कम्युनिटी के साथ थोड़ा साइनेस रहे कॉन्टेक्ट में, डिस्टिंक्टिव कल्चर देखने को मिले, प्रिमिटिव ट्रेड्स हों, और बैकवर्डनेस हो, जोग्राफिकल आइसोलेशन वगैरह देखने को मिले। अगला देखिए, किस कंट्री से हमने फंडामेंटल राइट्स के आइडिया को लिया है? अभी ये मैंने बताया भी आपको, USA से लिया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी। अनटचेबिलिटी, तो ये जो है वो आर्टिकल 17 के थ्रू अबोलिश कर दी गई है। आर्टिकल 18 में क्या है, तो टाइटल्स की अबोलिशन है। अगला देखिए, कौन सी जो अथॉरिटी है जिससे नंबर ऑफ जजेस जो ये डिसाइड कर सके हाई कोर्ट में, तो ये किन के हाथों में होती है? ये होती है प्रेसिडेंट के हाथों में। माई मिस्टेक, ये प्रेसिडेंट से नहीं, ये पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। अगला देखिए, 5th स्केड्यूल के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो 5th स्केड्यूल है ये गवर्नेंस और प्रोटेक्शन की बात करता है, किन की? स्केड्यूल ट्राइब्स की।
नेक्स्ट देखिए, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को दिया था? तो काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में था। सही आंसर जो है वो फर्स्ट टाइम देखिए पूछा जा रहा है, बोथ एन भी नहीं मार्क करना है। केशवानंद भारती में जो है वो इमर्ज होकर के आया ये कॉन्सेप्ट। कौन सा? मूल ढांचे वाला, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको पॉलिटिकल पार्टीज और उसके एस्टेब्लिशमेंट का ईयर पूछ लिया गया है। हालांकि ये आसान है, बट ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है कि जो नेशनल लेवल की पार्टीज है उनमें स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है। CPI मार्क्सिस्ट जो है ये 1964 में, अगर CPI की बात करें यानी विदाउट मार्क्सिस्ट, तो ये जो है वो 1925 में। बहुजन समाज पार्टी 1984 में फॉर्म हुई है, और जो AITC यानी तृणमूल कांग्रेस, ये जो है 1998 में फॉर्म हुई है। तो जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल के तहत स्पीकर जो है वो अलाउ कर सकते हैं हाउस के किसी भी मेंबर को अपनी मदर टंग में बोलने के लिए? तो ये आर्टिकल 120 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 1010 जो है ये किसके साथ डील करता है? मनी बिल के साथ डील करता है। FER फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो RBI के हैं, इनमें क्या क्या शामिल होता है? तो इनमें क्या क्या शामिल होता है, ध्यान देते हैं इस पर। FCA है, गोल्ड है, SDR है, और रिजर्व ट्रांसपोजिशन है। तो यहाँ पे जो FER है इनमें सारी चीज़ें शामिल हैं। अगला देखिए, रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में पूछा जा रहा है, और ये भी एक काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है वो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। सेकंड जो ये गलत है, रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है कस्टम एजेंसी को हेल्प नहीं करता है रेगुलेशन फ़ी इन चीज़ों से संबंधित। ये क्या है? ये एक तरीके का क्राइटेरिया है जिसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट को डिटरमाइन किया जा सके। इसके बाद ये स्टैटिक्स के ट्रेड में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये इस फैक्ट से डिराइव होता है कि जो ड्यूटीज़ और जो रेस्ट्रिक्शन है सेवरल केसेस में, ये डिपेंड करती है इंपोर्ट के सोर्स पर कि कहाँ से वो जो इंपोर्ट है ये हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इससे काफ़ी सारे सवाल देखने को मिलते हैं, बट जो क्वेश्चन है ये काफ़ी टफ है। और यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस पर 1000 देखिए ये गलती है। 1000 लाइव बर्थ की बात होती है ना कि 10,000। तो फर्स्ट को हम एलिमिनेट करेंगे। क्या इनकरेक्ट पूछा गया? नहीं, करेक्ट पूछा गया। अब हमारे पास बचता है केवल फोर्थ को चेक कर लेते हैं। अभी सैम्पल रजिस्ट्रेशन बुलेटिन जो RGI का है, इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है ये यूपी में, ये बात गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्थ भी एलिमिनेट हो जाता है, और हमने कौन सा एक और एलिमिनेट किया था? ए को, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बचता है। 113 का आंसर जो वो सी है। अगला देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पूछा जा रहा है, और ये एक इंपॉर्टेंट है, ये सिविल सर्विस में, CDS में इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में जो एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला इंडेक्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, क्या ये ज़्यादा कैपिटल को एक्यूमुलेट करने के लिए? तो अगेन तो फिर ये कैपिटल फॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तो बात नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में यहाँ पे ये तो डायरेक्टली कैपिटल की बात कर दी गई है जो कि मॉनेटरी फॉर्म में होगी, ये तो गलत है। ये अगर गलत है तो हमारे दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन सी और डी, यानी हमें थर्ड चेक करना है। अगर हम थर्ड को चेक करते हैं तो क्या स्किल लेवल की बात की जाएगी? ऑब्वियसली यहाँ पे स्किल लेवल की बात की जाएगी, स्किल को बढ़ाने की बात की जाएगी, नॉलेज को, कैपेसिटी को, इन चीज़ों को बढ़ाने की बात की जाएगी। जो इकोनॉमिक्स बुक है जो क्लास 9th की, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, NCERT वाली। तो NCERTs को इग्नोर नहीं करना है आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बारे में पूछा जा रहा है, और पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि बैंक्रप्सी का मतलब क्या है कि ये फाइनेंशियल स्टेट है जिसमें कोई इंडिविजुअल और एंटाइटी जो है ये अपने डेब्ट्स को चुकाने में असमर्थ होती है। बहुत ही जनरल स्टेटमेंट्स हैं ये, बट यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है। एक सेकेंड, हाँ, हमसे क्या पूछा गया? हमसे यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो ऑप्शन 4 है। अगला देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रेजोल्यूशन जो है ये कब एडॉप्ट की गई? 1956 में। प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव स्कीम यानी जो PLI स्कीम है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला ये कि जो स्कीम है ये ऑफर करती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को, जिससे बूस्ट किया जा सके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, जिससे लार्ज इन्वेस्टमेंट जो है ये अट्रैक्ट हो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में और स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। अब देखिए, ये जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं ये हमेशा ही सही देखने को मिलते हैं, लेकिन हमसे गलत पूछा गया तो ये तो आंसर होगा नहीं।
अब हमें थर्ड चेक करना है, तो थर्ड अगर हम देखें उससे पहले फोर्थ देख लेते हैं। तो टारगेट सेगमेंट है PLI का, इनमें लैपटॉप, टैबलेट, PC वगैरह शामिल है। तो ये बात जो है यहाँ पे सही देखने को मिलती है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, इसलिए जो हमारा आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी थर्ड जो ये गलत है। 8%। देखिए जब भी इस तरीके की डाटा वाली बात है कि वहाँ पे आपको ध्यान होना है, जनरली यही गलत देखने को मिलते हैं। स्वामित्व स्कीम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे, और इनकरेक्ट अगेन आपको बताना है, तो बहुत सारे इनकरेक्ट वाले सवाल भी आए हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, नहीं माइंस के तहत ये नहीं है, तो ये तो गलत हो जाता है। अगला देखिए, अगर 1 गलत है तो हमारे आंसर में आएगा क्या, हाँ आएगा बिल्कुल, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। ये जो स्कीम है ये प्रयास करती है कि जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाए, जैसे CORS नेटवर्क है, ताकि लोकेशन के बेंचमार्क को डिसाइड किया जा सके और 5 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी देखने को मिले। तो ये जो बात है यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी 1 और 3। क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था। अगला देखिए, आर्टिकल 360 के कंसिक्वेंसेस के बारे में पूछा जा रहा है। हमें पता है आर्टिकल 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जानी जाती है। अब क्या क्या है ये देख सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है ये ऑर्डर देंगे स्टेट को कि सैलरीज वगैरह घटाई जाए, जो भी स्टेट में सर्व कर रहे हैं। मनी बिल या कोई जो फाइनेंशियल बिल है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है, उन्हें रिजर्व करके रखा जाएगा प्रेसिडेंट की सहमति के लिए। तो ये वाली बात तो गलत है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी सही है। यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेसिडेंट डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि सैलरीज वगैरह घटाई जाए, जिनमें जजेस के भी शामिल हैं। और इसके बाद क्या ये, अच्छा हाँ ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमसे यहाँ पे कंसिक्वेंसेस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से परिणाम देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, मनी बिल, हाँ तो ये भी मैंने बताया कि ये प्रेसिडेंट के लिए रखे जाएंगे, तो सही आंसर क्या ऑप्शन है। स्टैगफ्लेशन को कौन कौन सी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, ओनली 2 और 3। काफ़ी ये लेंदी क्वेश्चन है, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन इनमें हमें कवर करनी है, तो इनके लिए हम डिटेल में वीडियो कवर करेंगे। फिलहाल जो है हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। और ऐप में भी हमारे ऐसे टर्म्स दिए गए हैं, कार्ड्स के थ्रू भी हैं, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। तो ऐप आप चेकआउट ज़रूर करें, बहुत ही हेल्पफुल है। ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जैक्ट पॉपुलेशन पूछी जा रही है और गया डिस्ट्रिक्ट की पूछी जा रही है, तो देखते हैं इसमें क्या आंसर निकल कर के आता है फाइनली। अगला देखिए, कौन सा जो स्टेटमेंट है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में, ये सही है, सही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा वो एक्सपेंडिचर जो है इंटरेस्ट पेमेंट में शामिल होता है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या एक्सपोर्ट वगैरह में इंक्रीज़ देखने को मिला और इंपोर्ट के मुकाबले। देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है कि बहुत सारी जो यहाँ पे चीज़ें हैं, खास करके इंपोर्ट वगैरह हैं, वो डिक्रीज़ होंगी, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ेगा, राइट। तो ये आई थिंक उल्टा कह दिया मैंने, हाँ एक्सपोर्ट वगैरह जो घटेगी बट इंपोर्ट बढ़ेगा, राइट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया है। अगला देखिए, यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस से संबंधित है और ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन ए है। बाकी अगर हम देख लें यहाँ पे तो परसेंटेज वगैरह की बात है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो करेक्ट ही पूछा गया है, तो करेक्ट वाले भी सवाल बहुत सारे हैं। क्या क्या है, तो फिजिकल डेफिसिट के बारे में कहा जा रहा है 9.2% है। दूसरा ये कि जो फिजिकल डेफिसिट है ये मॉडरेट है 7.7% के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 के मुकाबले। तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है ये लास्ट 2 ईयर्स के मुकाबले घटा है। सो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए होना चाहिए। रिवोल्ट ऑफ 1857 के फेलियर के क्या क्या रीजंस थे, तो यहाँ पे अगर हम रीजंस देखें, डेफिनेटली जो मिलिट्री सुपेरियोरिटी थी ब्रिटिश की, जो रेबल्स हैं इनका कोई यूनिफाइड प्रोग्राम नहीं था, सब अपने अपने कॉज के कारण लड़ रहे थे। कोई लैक ऑफ सपोर्ट नहीं था सभी सेक्शंस के साथ, जैसा कि हमें पता है कि जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है ये जनरली जो है वो सपोर्ट नहीं करती हैं, हालांकि विरोध भी नहीं करती हैं, बट ये न्यूट्रल रहती हैं एक तरीके से। तो ये डेफिनेटली वन ऑफ द रीज़न बना फेल्योर का। सही आंसर जो ऑल ऑफ द अबव है। द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम अ मर्डर्ड अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग, ये जो सवाल है इसका आंसर है बटक मियाँ, और ये बहुत ही फेमस हो रहा है क्वेश्चन, और होना भी चाहिए ऑब्वियसली। गांधी जी के जीवन को इन्होंने बचाया है, और ये जो है ये कुक थे। बकस्ट मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, बिहार में 1937-38 के टाइम पे ऑर्गेनाइज हुई, तो इनमें जो लीडर थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला देखिए, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हमें इवेंट जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं,
तो ये जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बहुत आसान है, वैसे काफ़ी आसानी से आप मैच कर सकते हैं। 2413 है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ईयर 1916, सूरत स्प्लिट 1907, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है 1917 में ना, मार्ले मिंटो 1909। आगे देखिए, लॉर्ड लीटन किन से एसोसिएटेड नहीं है, तो नॉट हमसे पूछा गया है। तो इल्बर्ट बिल से नहीं है, इल्बर्ट बिल से नहीं, बाकी से शामिल हैं। स्ट्रेचे हैं, आर्म्स एक्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए लीटन में और रिपन में बहुत तो कंफ्यूज करते हैं। तो जो अच्छे वाले काम है जैसे इल्बर्ट बिल, अब इल्बर्ट बिल में क्या था, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। क्यों हुई? क्योंकि इनमें पावर दी गई कि इंडियंस भी यूरोपियंस का ट्रायल कर सकते हैं। तो ऐसे अच्छे वाले काम तो रिपन ही करेंगे, तो इसलिए ये रिपन से एसोसिएटेड है, ना कि लीटन से। नेक्स्ट देखिए, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन की गई? तो इनमें जो ट्रीटी है वो उसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कब? 1765। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 1764। अच्छा, इनमें एक और इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है, ये साल बाई वाला, ये भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। 1782। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये पटना में कब फैक्ट्री स्थापित करती हैं? तो 1632 में करती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब पहली बार जो है हंगर स्ट्राइक के रूप में गांधी जी ने किस सत्याग्रह में या किस मूवमेंट के दौरान यूज़ किया था? तो ये जो है ये अहमदाबाद स्ट्राइक था, अहमदाबाद का मील मजदूर हड़ताल 1918 में। बिहार केसरी के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार केसरी के नाम से कौन फेमस है? तो बिहार केसरी के नाम से जो है वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह फेमस है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चंपारण मूवमेंट से संबंधित सवाल है कि चंपारण मूवमेंट के रिस्पॉन्स में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन्होंने कौन सा जो स्टेप है वो लिया? तो इनके द्वारा ये स्टेप लिया गया कि जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी है ये गठित की गई। अगला देखिए, ये आसान सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन हमें इनमें मैच करना है। तो अगर हम इन्हें मैच करें तो ये जाएगा 143 के साथ। 143 का मतलब क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। एक सेकेंड, इनमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। नहीं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मैच्ड है ना। तो अगर हम इनमें देखें तो सी और डी तो होगा नहीं। अब बचा ये दोनों, तो इनमें भी चेक कर लेते हैं। केवल हमें बी को चेक करना है, बिकॉज ये जो आत्मीय सभा है ये राजा राम मोहन रॉय के साथ ऑलरेडी मैच्ड है। तो जो तत्वबोधिनी सभा है ये देवेंद्रनाथ टैगोर से एसोसिएटेड है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अंबाबाई जो कि एक वुमेन फ्रीडम फाइटर थी, ये कर्नाटक से बिलोंग करती। कैबिनेट मिशन में कौन से मेंबर शामिल नहीं थे? तो एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। और इनमें आई थिंक पी लॉरेंस होगा, ठीक है। इसका आंसर जो वो 138 का जे एंड्रयू है, पी लॉरेंस है, एवी अलेक्जेंडर। हाँ, तो पैथिक लॉरेंस थे ना, यस, सी होगा इसका आंसर, ना कि ये। कौन कौन से थे? एवी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। एक और कौन से मेंबर थे? एक जो है वो हमारे क्रिप्स थे। अगला देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये फाउंड की गई सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पर आधारित है। तो ये जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है किनके द्वारा दी गई? बहुत ही फेमस है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा हाँ, ये बात देखिए, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी नहीं गई, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये फाउंड की गई सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पर आधारित थी, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल या नन ऑफ द अबव। अब इनमें डेफिनेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। और ये क्रिटिसिज्म जनरली हमें किनके तरफ से देखने को मिलता था? एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर जो वो ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी है, ए और सी नहीं है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए, कौन से सेशन में जो फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन ये पहली बार देखने को मिला? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, कराची सेशन, ठीक है। ऑप्शन सी। अब हमारे मैथ रीजनिंग के सवाल हैं जो कि आसान है। अगर हम यहाँ पे देखें गेम को, तो इस तरीके से कोड किया गया, बीट के इस तरीके से कोडिंग है, मेड का पूछा गया है। तो एम का देख लेते हैं। एम का ये देखिए, ये वाली कोडिंग है। तो ये जो स्टार टाइप की है ये तो है नहीं, यानी ये तो ये होगी या तो ये, बाकी का बीच का थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। थर्ड यानी डी वाला, तो डी जो है वो इनटू में है। तो इनटू में हमें कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो काफ़ी आसान है ये। अगला देखिए, क्यू जो है ट्रेवल करते ईस्ट की ओर, फिर एम जो है नॉर्थ की ओर, एस और टी ट्रेवल करते अपोजिट डायरेक्शन में, टी जो है ये क्यू के राइट में ट्रेवल करता है। अब ये आप सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल जो हमें आंसर डिस्कस करना है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा।
अगला देखिए, और क्या क्वेश्चन है, ये परसेंटेज पर आधारित है आई थिंक। एक पर्सन है रमेश, जिनके पास एक प्लॉट है 100 एकड़ यार्ड की, और ये अपने प्लॉट को बढ़ाते हैं 10% और लैंड को एक्वायर करके, यानी 100 में अगर हम 10% बढ़ा दें 110 एकड़। जबकि जो सुरेश है, इनके नेबर, इनके पास 100 एकड़ ज़मीनें हैं। 2 साल के बाद ये 10% को बेच देते हैं, ठीक है। तो अगर ये 10% बेच दे रहे हैं, यानी इनके पास 90 एकड़ बच रहा है। हमसे क्या पूछा गया, रमेश का लैंड जो है ये ज़्यादा है सुरेश के मुकाबले, दोनों इक्वल हैं, या सुरेश का लैंड है ये ज़्यादा है। ये तो बहुत आसान है ना, अभी हमने ये डिस्कस किया कि इनके पास 110 है, सुरेश के पास, राइट। तो इसे मैं दोबारा समझा देता हूँ, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। देखिए, रमेश के पास 100 है, सुरेश के पास 100 है। सुरेश अपना 10% ये बेच देता है रमेश को, यानी इसके पास 110 हो गया, और इसके पास कितना बचा, 90 बचा, क्योंकि 10% यानी 100 का 10 तो इन्होंने सेल कर दिया। अब 2 साल के बाद ये वापस खरीद रहे हैं, राइट। तो अगर 110 का हम देखें 10% तो कितना बनेगा, 11 बनेगा। तो अगर ये 11 खरीद ले रहे हैं, यानी 90 में से 11 अगर हम जोड़े तो कितना बना, 101 बना। और इसके पास 11 कम हो गया, यानी कितना बचा, 99 बचा। अब जो है रमेश के पास 99 एकड़ है, सुरेश के पास 101 है। किसके पास ज़्यादा हुआ, सुरेश के पास। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर ऐसा नहीं कहा जाता कि ये इनसे खरीद रहे हैं, किसी और पर्सन से खरीदते, तब कहानी कुछ और होती। लेकिन इनसे खरीद रहे हैं तो इनके पास तो घट रहा है ना लैंड, ठीक है। आराम से आप देखेंगे इस वीडियो को दोबारा, तो बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। हालांकि हम डेफिनेटली बहुत ही क्विकली डिस्कस कर रहे हैं इन चीज़ों को, बट सेपरेट सेशन हम लेंगे, और ऐसे सवाल आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। हमें ऑड पेयरिंग पूछी गई है, तो ऑड पेयरिंग जो है यहाँ पे ऑप्शन डी है, स्नोबरी शूज़ के साथ नहीं, बाकी ब्रीवरी अल्कोहल है डेफिनेटली। स्टेशनरी पेपर होता है, मतलब पेपर एक स्टेशनरी में से शामिल है। हेड्स के अंदर एक मिलिनरी आती है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी है, 182। बहुत आसानी से आप गैप निकालेंगे यहाँ पे, 24 का, 30 का, और यहाँ पे कितना, 32 का, ठीक है। तो 32 फिर 30, उससे पहले क्या होगा, ऑब्वियसली 28 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 26 होगा। तो 156 में अगर हम 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 182। फिर 182 में अगर हम 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये, 210, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो आसान क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, ये भी आपको मिसिंग नंबर को पता करना है। तो यहाँ पे अगर आप मिसिंग नंबर सॉल्व करेंगे 77 निकल करके आएगा। कंक्लूजन है और स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है ये फॉलो करता है कंक्लूजन को। तो ये हम सॉल्व करेंगे सेपरेटली। फिलहाल जो है इसका आंसर ऑप्शन डी है, दोनों ही जो है ये फॉलो नहीं करते हैं। ग्रेड का कोड दिया गया, जी का 7 होता है, आर का 18 होता है। अच्छा, ये डायरेक्ट कह दिया गया। हाँ, ये देखिए, ई जो है ये वोवेल है, और वोवेल का आई थिंक अपोजिट लिखा गया है, तो 22 है, ठीक है। और ए अगेन यहाँ पे 1 होता है, लेकिन उसकी जो कोडिंग है वो अपोजिट है, यानी 26 होगी। 27 से घटाते हैं, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। वी का नंबर क्या होता है, टी यू भी 22 होता है। आई जो है वो एक वोवेल है, यानी 27 में 9 जाएगा तो 18 आएगा। इसके बाद जी जो है ये 7 होगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। फिर 15 है, यानी 27 में 15 जाएगा तो ये बचेगा 12, ठीक है। उसके बाद आर देख लेते हैं, आर का 18। कोई मैच कर रहा है क्या, 22 18, 22 18, फिर 7, फिर 12, फिर 18। अच्छा, ये मैच कर रहा है। और कोई मैच कर रहा है क्या, 22 तो है ही नहीं यहाँ पे, 22 तो है ही नहीं। 22 18 7 के बाद 13 आ जा रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अब 149 को आप सॉल्व करेंगे। ये कहाँ चला गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। तो 149 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। 150 भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आसान सवाल है। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, 5.34। सो दैट्स इट। यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको इन आंसर की से हेल्प मिलेगी, और जल्द ही हम प्रत्येक क्वेश्चन पर डिटेल डिस्कशन लेकर के आएंगे। और चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे यूज़फुल कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन के बारे में मैं बता रहा था कि हमारा जो एप्लीकेशन है ये आपके प्रिपरेशन को एक काफ़ी बूस्ट देगा, तो आप ज़रूर चेकआउट करें। इनमें जो कार्ड्स है, रिवीजन कार्ड्स, इनमें हमने करंट अफेयर्स कवर किए थे, वहाँ से काफ़ी सारे करंट अफेयर्स भी रिपीट किए हैं, ठीक है। तो ये मैंने अलग से डिस्कस नहीं किया, बट इसे भी ध्यान रखिए। तो अगर आप इन करंट अफेयर्स की रिवीजन करेंगे तो काफ़ी आसानी से फिर आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।